पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी मौजूद हैं। क्लास साहब जी बहुत शुक्रिया। ये फवाद चौधरी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो मेरा ख्याल है उन्हीं से डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो ये ऑडियो लीक्स का मौसम चल रहा है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर जी, हालांकि आप पे बड़ा दबाव होता है, वी अंडरस्टैंड कि आपको और भी बहुत सारे चैनल्स कह रहे होते हैं, लेकिन यू ऑलवेज हमारे चक्कर में आप आ जाते हैं, हमारी ब्लैक मेलिंग के एक्सपेक्टेशन के जो भी है। बहुत शुक्रिया आपका। सर जी ये जो लीक्स शुरू हुई हैं इनको आप कैसे देखते हैं कि इसमें आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? कल परसों तक तो उनकी आ रही थी, उनकी शरीफ फैमिली की, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, और उस पर बड़े PTI वाले खुश भी थे, और उस पर ऑफ कोर्स होना भी चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी मरियम नवाज साहिबा की अपने दामाद के हवाले से जिन पे बात होनी चाहिए थी, तनकीद बनती भी थी। आज आप लोगों की भी ऑडियो लीक्स आ गई है, और बल्कि मैंने देखे तकरीर कर रहे थे खान साहब, आज ज़रा ढीले थे वो, थोड़ी सी ये उनकी टोन और टेनर जो ना वो नहीं था एग्रेशन जो पहले था, जो पहले हमें नज़र आता था। तो आपको ख़तरा है कुछ मज़ीद ऑडियो लीक्स भी हो सकती हैं? और इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो लीक्स हैं या शहबाज शरीफ साहब की या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, और खान साहब और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की? आपको लगता है कोई फ़र्क है या दोनों एक जैसे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने फिर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी, फिर आप ये ना कहते कि आप खुश थे, क्योंकि देखिए मैंने तो ये पहले दिन ये बात कही थी कि कतई नज़र इस बात के कि ये इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर हों या शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हों या नवाज शरीफ हों या कोई और हो, ये पाकिस्तान के वजीर आजम का ऑफिस है। अगर वहाँ का जो साइबर सिक्योरिटी का हमारा हाल ये है, और वहाँ पे हमारे जो आप समझिए कि कोई चीज़ बात वहाँ पे महफूज नहीं है, तो ये तो एक रियासत का एक बहुत बड़ा एक हमारा समझिए कि कलंक का टीका है, और इसके ऊपर तो जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी उसकी कम है। और एक्चुअली मैं जब साइंस मिनिस्टर था, मैंने कई दफ़ा ये बात पॉइंट आउट की कि हमारी साइबर सिक्योरिटी बहुत ही कमज़ोर है और हमें उसके ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री वगैरह में भी, और फिर IT मिनिस्टर में तो आप देख लें 4 साल से हमने अमीनुल हक साहब हमारे IT मिनिस्टर हैं, तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें हमारी कितनी सीरियसनेस है इन इशूज़ के ऊपर। और अगली जो सारी वॉर्स हैं वो तो है ही साइबर के ऊपर वॉर्स होनी है, और नीडलेस के उसके ऊपर कितना एम्फेसिस जो है वो हमारा होना चाहिए। अब ये जो लीक्स हुई हैं, एक तो शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन सही बात कही है कि देखिए इससे कौन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से आके बात करेगा, उसके ऑफिस में कोई फॉरनर आएगा, उसको पता होगा ये हर चीज तो कल जो है टीवियों पे चल देनी है, अगले दिन तो उस पर टॉक शो हो रहे होंगे, तो बात कोई क्या जो है वो क्या करेगा। तो कतई नजर इस बात के कि किसकी लीक्स हो, आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ ह्यूज कंसर्न फॉर अस। लेकिन उस पर सीरियसनेस फिर आज आप देख लें कि राना सनाउल्लाह साहब को उस कमेटी का हमने साइबर सिक्योरिटी का हेड बना दिया है। राना साहब को साइबर सिक्योरिटी के स्पेलिंग जो है ये आप दोनों उनको जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं मेरा ख्याल है, तो उनको जो है साइबर सिक्योरिटी के स्पेलिंग लिखना नहीं आते, आपने उस कमेटी का हेड बना दिया। कोई बंदा थोड़ा बहुत तो इल्म होना कि लेके किधर जाना है, चीजें किधर जानी है, और इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस हुकूमत की क्या है सीरियसनेस मामले की तह तक पहुंचने की। अब जो तीसरा मामला है, जो आपने अपनी ये हेडलाइन जब पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि जी वो भांडा फोड़ दिया। भांडा क्या फोड़ दिया? हमारा क्या फर्क है पहले के मौकफ में और अब के मौकफ में? फर्क तो सिर्फ ये है कि अगर भांडा फोड़ दिया है तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें, सुप्रीम कोर्ट से आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे? सवाल तो ये है कि एक लेटर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिख रहे हैं, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली जो है वो चीफ जस्टिस साहब को लिख रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि सर ये आया है, साइफर आया हुआ है, इसकी ये लैंग्वेज है, आप इसके ऊपर जो है वो आप इसको जो है वो इन्वेस्टिगेशन करा लें। कोई भी इस मुल्क में इन्वेस्टिगेशन कराने को तैयार नहीं है, और अब भी जो है वो हम ये बात कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करा लें। तो कोई हमारे उसमें फर्क नहीं है, बल्कि जो हमने कहा था इस लीक्स में वही चीज जो है वो कंफर्म हुई। और आखिरी बात सिर्फ मैं ये कहूंगा कासर साहब कि खान साहब बिल्कुल लो नहीं थे, उन्होंने तो पूरी सुनी भी नहीं थी कि क्या लीक है क्या नहीं है, इसलिए वो आपका वो तज्जिया भी थोड़ा दुरुस्त नहीं है। चले ठीक हुआ सर, आपने अभी भांडा फोड़ने की बात की, राबिया के हवाले से साफ ज़ाहिर है 2-3 चीज़ें सर भांडा कैसे फूटते, ज़रा मैं छोटा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब एक तो आपके या फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, एक चीज़ तो ये सामने आ रही है इससे, ये सारी डिटेल से ये जो अभी लीक आ जाए ये भांडा कैसे फूटा है
कि आपको फॉरेन मिनिस्टर जो है शाह महमूद कुरैशी साहब हूँ, आपके फॉरेन सेक्रेटरी साहब हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये इतला दे ही नहीं रहे कि इस तरह का साइफर आया है। हालांकि मेरी इतला ये, मैंने कुछ 2-3 लोगों से बात की है, वो समझते हैं जो एम्बेसडर होता है वो बाकायदा सीसी करता होता है, जिसमें आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी भी होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी को भी जानी होती है, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का CGS वगैरह या जॉइंट चीफ DGIS है, उनको भी जाती होती है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ थी आपको एक आके इन्वेस्टिगेट करनी थी कि आपका फॉरेन मिनिस्टर आपसे क्यों छुपा रहा है, आपका फॉरेन सेक्रेटरी क्यों छुपा रहा है। यहाँ से तो यही पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं भेजेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा सीरियस चीज़ है भांडा फोड़ने वाली, कि वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हैं वो जिस तरह उसको ट्विस्ट देने की बात कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हम उनको बुलवा लेते हैं, वो पढ़ देंगे, उसको हम मीटिंग का आके मिनट्स का हिस्सा बना लेंगे, बाद में अपनी मर्जी का एनालिसिस दे के इस पर खेलेंगे। आपको नहीं लगता कि इससे बड़ा भांडा फूटना क्या होता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको मिनट्स को ये कह रहे हैं कि मर्जी के बना लेंगे, मर्जी के हम उसमें ट्विस्टिंग करके एक आलमी रिलेशनशिप, आपकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप का मामला है, मसला, इट्स डैम सीरियस बिजनेस, आपसे बेहतर कौन जानता है। और भांडा फूटना क्या होता है आपका ख्याल है कि हम इस पे खेलेंगे, मर्जी से खेलेंगे, मर्जी के मिनट्स बनाएंगे, इसको मर्जी का इसको एनालिसिस देंगे, और उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया। इससे बड़ा कुछ स्कैंडल कोई हो सकता है कि आप अपनी टीम, अपना मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को उसमें अंधेरे में रख रहे हैं सर। तो ये तो आप इसमें देखें तो बहुत कुछ है इसमें लीक्स में सर। जी, एक्चुअली पहली बात तो यह है कि फिर आपने पूरी स्टोरी जो है ना उसको आप फॉलो करें। जी जी, स्टोरी ही ये थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो साइफर आना होता है, जिसको टॉप जो एक उसका होता है, जो उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं उसकी सीक्रेसी की, अब जो टॉप सीक्रेट साइफर आता है वो सिर्फ 4-5 लोगों के ऑफिस में जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं, प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं, फॉरेन मिनिस्टर शामिल हैं, और हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो शामिल हैं। अब हुआ ये कि ये जो साइफर था ये प्रेसिडेंट साहब को भी नहीं गया और ये शाह महमूद कुरैशी साहब को भी नहीं दिया, और ये जो टॉक्स के अंदर जो फॉरेन जो एम्बेसडर थे उन्होंने जब इसको रेज किया तो शाह महमूद कुरैशी ही एक्चुअली वो पहले आदमी थे जिन्होंने इमरान खान को इस साइफर के ऊपर बताया और कहा कि मुझे भी इसका एक्सेस जो है वो अभी रोका गया है और नहीं मिला, या जैसे भी जो है वो उन तक वो नहीं पहुंचा, और उसके बाद ही ये सारी जो तहकीकात हैं और हुई। अब सेकंड जो आप कह रहे हैं कि आजम खान कह रहे हैं कि इसको ट्विस्ट दे लेंगे और ये एनालिसिस कर लेंगे, वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि आप ये 4 लोगों की जब मीटिंग कर लेंगे तो जब मिनट्स हम रिकॉर्ड करेंगे तो एटलीस्ट ये होगा कि ये साइफर की एक ऑफिशियल हैसियत हो जाएगी और हमारी ब्यूरोक्रेटिक फाइल्स में वो मौजूद हो जाएगा। अब आप समझते हैं कि उसके जो मिनट्स उन्होंने रिकॉर्ड किए या जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की वो दुरुस्त नहीं है, तो वो सिर्फ एक सिंपल तरीका है, आप उसकी तहकीकात का हुक्म दें। नहीं सर, इसमें फवाद ये कह रहे हैं, इसमें वो ये कह रहे हैं सर, इसमें ये कह रहे हैं आजम खान साहब, अब आप साहब कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, सबसे मोस्ट पावरफुल वेरी इंटेलिजेंट वन, वो कहते हैं मगर इसका एनालिसिस, मतलब हम इसका एनालिसिस करेंगे, फिर एनालिसिस मर्जी का कर देंगे मिनट्स में, ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मर्जी का कर देंगे, और एनालिसिस इसका ये होगा कि एक थ्रेट आया है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक वो है। तो ये आप समझते हैं कि इसमें ये अगर मिनट्स में वो ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, अपनी मर्जी का थ्रेट लिख देंगे कि देखिए ना, बात ये है कि लेट से मर्जी का कर दिया उन्होंने, और वो दुरुस्त नहीं है। जो साइफर की लैंग्वेज है वो उसमें डिपिक्ट सही नहीं होती है, तो फिर उसका क्या तरीका होगा? उसका तरीका यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करा ले, देख ले कि जो मिनट्स आए हैं। चले आमिर साहब पूछ ले, मैं इस इन्वेस्टिगेशन पे भी फवाद भाई आपसे पूछता हूं कि आप बार बार कहते हैं, इस पे सवाल मैं बाद में करूंगा, जरा आमिर साहब आपसे कुछ सवाल कर लें, फिर मैं आता हूं सर इस पे। जी चौधरी साहब, आपकी बात से ये लग रहा है कि आपने कहा अभी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये रिसीव नहीं हुआ था, और इस बात से कि वो कह रहे हैं इसके ट्रांसक्रिप्ट से ये लग रहा है कि वो इसको इस्टेब्लिशमेंट करने चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को भी रिसीव नहीं हुआ था और इसलिए उसको मीटिंग का हिस्सा बना के मिनट्स का रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही सदर साहब को भी रिसीव नहीं हुआ था। सदर साहब का मुझे अब कंफर्म नहीं है कि उनको रिसीव हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन जो जो पहली दफा ये साइफर ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह से आपने मीटिंग में भी वो जो हुआ है उसमें आजम खान साहब यही कह रहे हैं कि हमें तो आया नहीं है, तो हमें तो नहीं मिला, तो वो पहली दफा जो प्राइम मिनिस्टर साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब ने ही जो है वो बताया था कि ये आया हुआ है, लेकिन इसको
मुझे मिला नहीं है अभी, या उसके ऊपर फिर बाद में उन्होंने इसको ही गॉट दैट, पहले उनको नहीं मिला। मैं मगर थोड़ा सा मेरे लिए अचंभे की बात है कि प्रेसिडेंट साहब से आपने चेक ही नहीं किया, और अगर प्रेसिडेंट साहब के पास आया उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया। बहरहाल वो ठीक है, मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, मगर आपकी पार्टी के ही हैं। और तीसरा कि तीनों गवर्नमेंट के एग्जेक्टिव के विंग्स कह लें, आप पार्लियामेंट के भी हैं क्योंकि सदर साहब, उनको नहीं मिला आप इसके। फिर चौथा तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का रहता है। आज असद उमर साहब मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में थे, तो मालिक साहब ने उन्हें कहा जी उनकी इतला ये है कि 11 तारीख को कामरा में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तो वहाँ उनको जो है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया। तो पहली दफ़ा तो असद उमर साहब ने कहा नहीं जी वहाँ नहीं पता चला, उन्होंने अपने जिक्र किया था, उसके ऊपर डिस्कशन कामरा में हुई थी, मगर 9 और 10 को हमारे यहाँ भी डिस्कशन हुई थी। उन्होंने कहा जी 10 को मैं खुद उस डिस्कशन का हिस्सा था जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि ये इस तरह का एक साइफर आया है। तो ये असल कहानी क्या है? थोड़ा सा काफ़ी सारे बीच में लूप होल्स नज़र आते हैं। नहीं, लूप होल तो इसमें कोई भी नहीं है ना। आप कह रहे हैं सदर के पास आया मगर आज तक शेयर नहीं किया सदर ने, आपने भी नहीं पूछा। नहीं, सदर ने तो शेयर नहीं करना ना प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये तो प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन ऑफिस है उससे शेयर करना है प्राइम मिनिस्टर के साथ और सदर के साथ। अब ये क्योंकि मेरे जाती इल्म में नहीं है, और जो असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि 10 तारीख को डिस्कशन हुई, ज़रा मैं उस डिस्कशन में तो नहीं था, तो मुझे नहीं पता। सिर्फ जो हमें पता है वो ये है कि जब 27 फरवरी को खान साहब ने पहली बार ये जिक्र किया था जलसे में, उस वक्त भी जो है 27 मार्च को, उस वक्त भी जो है वो हमने अमेरिका का नाम नहीं लिया था, और इसीलिए नहीं लिया था कि हम समझते उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे और हम समझते थे कि शायद नाम लेना मुनासिब ना हो। लेकिन जब वो डिमाश हुआ और वो मीडिया में आ गया और हर जगह वैसे चला गया कि क्या कहानी है, तो फिर वो वैसे बात आम हो गई। हमारी तरफ से हमने कभी भी जो है वो पहले नाम नहीं दिया था। तो चौधरी साहब, आप क्योंकि पावर सर्कल के हमारे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, इन मामलात को भी समझते हैं, बेहतर समझते हैं, आपकी अपनी क्या फीलिंग है? ये जो बहस रहती है कि बगिंग हुई, हैकिंग हुई, या ये नेशनली हमारी अपनी एजेंसियों की थी या ये इंटरनेशनल कोई हैकिंग थी, क्या आपका क्या एनालिसिस है अभी तक, गट फीलिंग? मैं आपको बताऊं कि मैं आपको कह सकता हूं कि जब भी आर्मी चीफ ने, जब भी उनकी पीएम से मीटिंग 2-3 बार, मतलब जब भी तो नहीं लेकिन जब भी 2-3 बार जिक्र हुआ ये कि ये बात यहाँ पे महफूज है नहीं है, तो आर्मी चीफ वैसे एक्चुअली वो शख्स थे जिन्होंने बार बार पीएम को कहा कि जी देखें ये जो ऑफिसेज है ना ये कोई सेफ नहीं है, यहाँ पे आप भी जो सिस्टम हमने GHQ में लगाया है, वो मेरा ख्याल है वहाँ पे जब जनरल कियानी साहब थे तो उस दौर में GHQ को उन्होंने एक अपग्रेड किया था, टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया था, जो एंटी बगिंग और वो वहाँ पे नहीं था। तो उन्होंने इंसिस्ट कर किया पीएम के साथ कि जी ये सिस्टम आप जरूर लगवा ले, ये कोई पता नहीं चलता कौन कौन अब यहाँ से जो बातें हैं वो सुन रहा हो, चीजें हो रही हो। फिर फ्रेंकली जब हमने यहाँ पे पहले भी हमने काफी उसके ऊपर काम किया था, इंडिया की जो इन्फिल्ट्रेशन है, तो हमें ये पता है कि इंडियन हैकर्स बहुत एक्टिव इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ बगिंग्स में और साइबर सिक्योरिटी अटैक्स में। तो ये मुझे नहीं पता, अभी तहकीकात होंगी। वैसे तो मैं तहकीकात से मायूस ही हो गया हूँ ये देख के जो कि राणा साहब ने करनी है, और उसका क्या नतीजा होगा वो पता नहीं कहाँ कैसे करेंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो आप वो एक्सपर्ट्स भी एंगेज करेंगे, लोग जिनको पता होगा वो करेंगे। लेकिन बार मेरे ख्याल में इसके ऊपर अगर आप जो थोरो प्रोफेशनल्स हैं वो अगर तहकीकात करेंगे तो पता लगेगा कि ये इंटरनल इशू है कोई हमारा या एक्सटर्नली किसी हैकर ने करके और वो फिर डाल दिया। अच्छा फवाद साहब, एनालिटिकली स्पीकिंग ये बताएगा कि थोड़ा सा इसमें बेनिफिशरी कौन लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स हैं
और जो ज़्यादातर लाइमलाइट में हैं उन्हीं के बारे में ये चीज़ें आ रही हैं, और एक तरह से अवाम जो सुन रहे हैं वो बदजन भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये एक अलहदा बहस है। और जो भांडा फूटने वाली बात है वो तो आप भी जनरली एक्सेप्ट करें ना, क्योंकि तमाम जो लीक्स आ रही हैं उसको डिनाई भी कोई नहीं कर रहा, और वो बातें इस तरह की हैं कि वो अवाम के फ़ायदे की बातें नहीं हैं, वो पर्सनल इंटरेस्ट हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और उनको एक तरह की शेप दी जा रही है। पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी इस जुमले की वजाहत करूं तो जब ये अमरीकी साजिश को DG ISPR आके कहते हैं कि नहीं कोई साजिश नहीं है, जब अपोजिशन की पार्टी जब आप गवर्नमेंट में थे कह रहे थे कि कोई साजिश नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी केस के ऊपर इजलास होते हैं, ये कहा जाता है कि साइफर एग्जिस्ट करता है, उसकी वर्डिंग भी ऑब्जेक्शनेबल है लेकिन साजिश नहीं है, और आप लोग बजिद होते हैं कि नहीं ये एक साजिश है और उसके नतीजे में गवर्नमेंट गई है। तो ये सवाल तो उठता है आफ्टर लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन दैट व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। नहीं तो वो तो देखिए ना, बात यह है कि ये तो मौकफ है ना, भांडा क्या फूट गया, भांडा तो फूटेगा अगर इन्वेस्टिगेशन होगी। या तो देखे ना, आप इल्जाम लगाते हैं और आप कहें नहीं ये इल्जाम ठीक है जी, ये सही बात कर रहे हैं, तो फिर तो तहकीकात की जरूरत नहीं है। जब आप उस इल्जाम को डिनाई कर रहे हैं तो द नेचुरल कोर्स इज कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इल्जाम सही है या नहीं है। सवाल तो सबसे बड़ा ये है ना कि आखिर इसकी तहकीकात कराने को क्यों नहीं कोई तैयार। ना हमारा जो अपना चीफ, आपने देखा कल वो सवाल हुआ शहबाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने कहा जी वो मैंने पुतिन को हंस के मिला हूँ, वो मुझे हंस के मिला है, तो अब क्या जरूरत है तहकीकात की। तो और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का लेटर है जिसके ऊपर वो एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर एक इल्जाम की तहकीकात ही नहीं होंगी तो ये तो एक अजीबोगरीब बात है। अगर इतनी बड़ी बात है और आप कह रहे हैं कि नहीं ये दुरुस्त नहीं है, फलाने ने कह दिया, फलाने ने कह दिया, तो बस फिर इन्वेस्टिगेट हो, लेट द फवाद, मेमो गेट बड़ा अच्छा अपना एक अच्छा केस प्ली के पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं, ये रबिया की ये लिखा हुआ ये इंट्रो नहीं होता, लिहाजा ये जो है ना भांडा फोड़ने वाली बात, सो टीम का असर होता है। ये एक और हमारा वो है उसमें सेक्शन है जो बैठ के लिखता है इंट्रो वगैरह, नंबर 1। नंबर 2, आप ये नहीं समझते कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो मिनट्स में वो टेम्परिंग करने की बात कर रहे हैं सर, कि जो बात नहीं होगी हम कर देंगे। आपके ख्याल में कोई बात नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, कोई स्टोरेज नहीं है कि सर हम इसको ऐसे कर लेंगे मिनट्स में, जो वहां पे नहीं होगा हम अपनी मर्जी का एनालिसिस दे देंगे। इट अमाउंट्स टू टेम्परिंग, मतलब मिनट्स हैं, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गुफ्तगू कर रहे हैं, एक अमेरिकन रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। देखें ना, अब आप ये एक संगीन इल्जाम है सर, ये उसमें लिखा हुआ है, मैं इल्जाम तो नहीं लगा, वो खुद कह रहे हैं। नहीं इसी को ले लेना, लिखा हुआ चले। अब ये इल्जाम है कि जी वो जो मिनट्स लिखे गए हैं वो साइफर की जुबान से मुताबिकत नहीं रखते। अब बड़ी सिंपल बात है, ये तो जो कमीशन बैठेगा इन्वेस्टिगेशन करेगा वो साइफर को सामने मिनट्स उसके मुताबिक हैं या नहीं है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने दी जा रही, सिर्फ ये सवाल है। इसके ऊपर जो है वो फवाद बड़ा अच्छा सवाल आप लोग उठा रहे हैं, इसी पे 2-3 थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि अगर उन्होंने साजिश करनी है, साजिश की जो मैं समझता हूँ डेफिनेशन कि वो कभी किसी को बताई नहीं जाती, आप मेरे खिलाफ करें मैं आपके खिलाफ करूँ। साजिश का पता हमेशा कुछ अरसे बाद चलता होता है, कुछ 6 माह बाद, साल 2-3-4 साल बाद जो किताबें पढ़ते हैं हम कि फलां जगह साजिश होगी। इसको थ्रेट के तौर पर तो ट्रीट किया जा सकता है, आई एम रेडी टू बाई दैट के थ्रेट हुआ है कि जी हटाएं उनको। तो साजिश ये किस तरह की साजिश है कि अमेरिकन डिप्लोमेट है, पाकिस्तानी डिप्लोमेट को बता के उनको कह रहा है कि ये काम हम करने वाले हैं तो आप करके दिखाएं, तो इसको आप कैसे साजिश के तौर पर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये मैंने किसी से पूछा है जो लोग इनको जानते हैं साइफर को, कोई फॉरेन ऑफिस के 2-3 लोगों से, जो उन्होंने मुझे SOPs बताई हैं। जो एम्बेसडर होता है जो यहाँ से साइफर भेज रहा होता है वो CC करता होता है बाकायदा, जैसे आपने कहा 3 उसमें सिक्योरिटी के उसमें इदारे आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है और फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, ये 3 आ जाते हैं फॉरेन। आपने उनसे असद मजीद साहब से पूछा कि आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को CC किया था या नहीं किया था, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को किया, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनको किया या नहीं किया? ये किसी ने असद मजीद से पूछा है कि आपने किन किन लोगों को CC किया और उन लोगों को डिलीवर नहीं किया गया? और सुहेल साहब से पूछा, फॉरेन सेक्रेटरी साहब से जो आपके थे, कि भाईजान आपने क्यों नहीं आगे फॉरवर्ड किया, आपने क्यों छुपा ली, किसने आप पे दबाव डाला? सर ये सवाल तो आप पे उठेंगे कि आपने सारी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त क्यों नहीं कर ली सर? नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन हमने की या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने की, वो तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपने एलामिये में ये सारी बातें उस वक्त कंफर्म कर दी थी और उसमें तो कोई दो राय नहीं थी। अब सवाल ये है कि ये क्यों नहीं गया, किधर गया, कैसे गया, किसको भेजा गया, किसको नहीं भेजा गया,
यही वो सारे सवाल सर आपने आपके पास बड़ा टाइम था भाईजान, हमने तो कमीशन बना दिया। नहीं सर, नहीं सर, जो कमीशन बना दिया था उसको अगले दिन आके उन्होंने खत्म कर दिया। आपको 7 तारीख को बकौल इमरान खान साहब को 7-8 मार्च को पता चल गया था। इतनी देर में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वो यहाँ पे आई थी, यहाँ पे जो हो रही थी मेरा ख्याल सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, शाह कुरैशी साहब में मिले, दीगर मिले। आप लोगों ने तकरीबन 20 दिन इंतजार किया है, ये तो मौजूद था आपके पास सारे का सारा, आपने उनसे नहीं उठाया। वो जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से शाह कुरैशी साहब ने उठाया, आपने मजीद साहब से नहीं पूछा। जो सबसे पहला सवाल तो उनसे पूछना चाहिए था कि भाईजान ये जो साइफर आपके पास है, आपने शाह कुरैशी को नहीं दिखाया, प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजा, प्रेसिडेंट को नहीं भेजा, आपने कैबिनेट सेक्रेटरी को नहीं भेजा, आपने क्यों नहीं भेजा? ये सवाल तो उनसे बनता था। और इसमें कितनी देर लगती थी? मजीद साहब, जहाँ तक मेरा जो उनका स्टेटमेंट था, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था या बात की थी, उन्होंने जो रूल्स के मुताबिक ही इसको जो है वो भेजा था, ट्वीट किया था। जवाब में रूल्स में तो सारे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए था सर, रूल्स के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं मिला? लेकिन वो फॉरेन ऑफिस से आगे जाने थे। नहीं, फॉरेन ऑफिस में किसने रोका है सर ये बात? आप जरा समझ लेना, साइफर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है। यानी जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या ईमेल करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग होती है जो कोडेड होती है। इसको अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ सकते। इसको पहले फॉरेन ऑफिस में आता है, वहां पर इसको डी कोड किया जाता है, और डी कोड करने के बाद अंडर द रूल्स, ये जो मैंने आपको बताया कि जो 3-4 लोग हैं इनको वो भेजा जाता है। ये जो है ऐसे नहीं है, कोई खत नहीं है कि जो उन्होंने वहीं से 5 लोगों को डाल देना है, या ईमेल नहीं है जो उन्होंने सबको साथ जो है वो टैग कर देनी है। ये सोफिस्टिकेटेड जो है वो कोडेड मैसेज जिसको डीकोडिफाई करके ये आगे भेजते हैं। तो इस तरह का ये प्रोसेस होता है। अब वो जब फॉरेन ऑफिस में आया तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक तहकीकात नहीं होंगी, हमने कमीशन बनाया था, हमने जनरल तारिक को उसका सरबराह बनाया था, वो जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो पहला काम ही ये हुआ कि वो मैं रऊफ की बात को रिपीट करता हूँ। ये कह रहे हैं आपसे कि फॉरेन ऑफिस से जब ये डी कोड होने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होना था तो आपकी गवर्नमेंट थी, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि किस डिपार्टमेंट में किस आदमी ने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। उसको तो पिन डाउन करना, उसके लिए तो तहकीक या कमेटी की जरूरत नहीं है। आप कह सकते थे कि ये फॉरेन सेक्रेटरी ने किया या फलाने साहब ने फॉरेन ऑफिस के अंदर इसको रोका और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। उसमें क्या कबात थी आपका नाम लेने में? नहीं, जो तहकीकात इनिशियल हुई थी, लेकिन जो तहकीकात के लिए बनाया गया था कमीशन, वो बनने से फौरन बाद ही उसको खत्म कर दिया गया, वो आगे नहीं चला। अच्छा फवाद, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको लेके। आप इन्वेस्टिगेशन की बात भी कर रहे हैं, आपने खुद भी कहा है, इंटरव्यू मैंने आपका सुना था, मैं थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा, जिसमें आपने कहा था कि फ़ौज से तल्लुकात हमारे ठीक रहते तो हमारी हुकूमत नहीं जानी थी। खान साहब ने खुद कई दफ़ा कहा है कि मुझे पिछले साल अगस्त इससे अक्टूबर से मेरे खिलाफ साजिशें हो रही थी। उस वक्त तो ये साइफर भी नहीं था, डोनाल्ड लू भी नहीं था, वहाँ पे कोई बातें भी नहीं थी। तो आपको तो एक्चुअली पता है कि कहाँ पे आपके तल्लुकात ख़राब हुए, नवंबर में DGISC अपॉइंटमेंट वटेवर, उसके बाद बुजदार साहब एंड कंपनी। तो आप समझते नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं, आपने खुद जैसे कहा कि तल्लुकात ख़राब हो गए थे, तो फिर बाद में लिंक किया गया, जैसे खान साहब ने कहा इस पर खेलते हैं। नंबर 1। नंबर 2 सर, मैं कहता हूँ आपको इस कम्प्रिहेंसिव दें। आप कल को इन्वेस्टिगेशन होती है, अब जिन लोगों को बुलाया जाएगा कि जनाब आप लोगों ने खान साहब की हुकूमत उसमें ख़त्म की, उसमें डेफिनेटली उनको अलाइज़ को भी बुलाया जा सकता है कि वो आ भी सकते हैं कि हम अपना आके अपना या एविडेंस देना चाहते हैं। अलाइज़ अगर कल को कह देते हैं वहाँ पे आके, क्योंकि हुकूमत आप यही समझ रहे हैं कि फ़ौरन वहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, रजीम चेंज हुआ है। अलाइज़ बयान देते हैं कि हम खान साहब की परफॉर्मेंस से, कमिटमेंट से, वादों से मुतमिन नहीं थे, एंड वी चेंज आवर पॉलिटिकल साइड्स, जो कि डेमोक्रेटिक है। आप भी इस बात को मेरा ख्याल अप्रिशिएट करेंगे। तो इसमें फिर कैसे आप साबित कर सकेंगे कि ये सारी साजिश हुई है और बैठ के उनको उनकी लॉयल्टीज चेंज करवाई गई हैं? वो तो कहेंगे हमने डेमोक्रेटिकली किया है, वोट डाला है, खान साहब को भी डाला था। जमहूरियत में होता रहता है, अलाइज अपनी साइड चेंज करते रहते हैं। हाउ इट विल बी एस्टेब्लिश्ड कि आपके खिलाफ साजिश हुई, और ख़ुसूसन जब आपके बयानात भी हैं, खान साहब के भी हैं कि फ़ौज से हमारे तल्लुकात ख़राब हो गए थे, अगेन इसीलिए किया, तो फिर उसमें फॉरेन इंटरवेंशन कैसे साबित करेंगे आप? वो तो जब एक दफ़ा कमीशन बनता है और उनके सामने डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, उनके सामने विटनेसेस भी आएंगे, उनके ऊपर जिरा भी होगी, उस प्रोसेस में तो बड़ी चीजें सामने आ जाती है ना, क्या कब कहाँ क्या हुआ था। तो इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाएगी इस मामले में तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मगर इसमें एक तरफ फवाद आप ज़ाहिर सारे इशारे कर रहे हैं कि इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट रजीम चेंज सो कॉल्ड जो
मुबैना तौर पे हुई वो इसके अंदर शामिल थे। साथ में एफर्ट्स भी होती हैं कि जी उनके साथ बयान भी आते हैं कि उनके साथ ताल्लुकात ठीक करने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म ख़ुद कह रहे थे कि ये एक हकीकत है कि उनके बगैर कोई भी पाकिस्तान में पावर में नहीं रह सकता। फिर ये जो भी हाल ही में मुलाकात की खबरें आई कि साबिक वज़ीर आज़म की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हुई, उसमें आपका नाम भी आ रहा था कि बीच में गो बिटवीन के लिए जनरल एहसान के पास आप भी गए थे कि जी ये सुलह करवाएं, मीटिंग करवाएं। देखें वो डिटेल्स में तो खैर जो है वो आप जनरल एहसान के पास गए थे कि जी ये मीटिंग सुलह करवाएं? नहीं, मैं इसमें नहीं गया था, लेकिन जनरल एहसान साहब से जाहिर है कि मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है और लाइक अ फैमिली एल्डर। वो उनसे वैसे भी जो है वो मेरी बड़ी मुलाकात रहती है, बातचीत रहती है, लेकिन वो ऐसी बात जो है वो उनसे नहीं हुई, ना ही उनसे जो है वो कोई ऐसी डिटेल में बात हुई। लेकिन जब आप जाते हैं तो पॉलिटिक्स डिस्कस होगी, बातचीत होती रही होगी, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है। देखें हम कोई फौज को या पाकिस्तान में इदारों को आपने मिलजुल के ही चलना है ना, ये तो कुछ शिकस्त तो नहीं दे रहे। डिटेल का कहा, वो इंग्लिश का मुहावरा है ना कि डेविल इज इन द डिटेल्स। तो भाईजान जरा डेविल इज इन द डिटेल को जरा डिटेल बताएं भाई, ऐसे तो ना करें। एक्सपोज द डेविल। नहीं, अभी उसमें डिटेल्स भी आ जाएंगी, बातें हो जाएंगी, लेकिन इशू ये है कि देखिए बड़ी सिंपल बात है। हम चाहते हैं, हमारा मुद्दा ये है, हम फसाद के बगैर इंतखाबात तक पहुंचना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि मुल्क में इलेक्शंस हों, और एक सूरत यह है कि जिस तरह श्रीलंका का माहौल है, पूरे लोग निकले, चीजें बने, वो एक माहौल है जिसमें आपने करना है। और दूसरा फिर यह है कि आप कोशिश करें कि बगैर फसाद के इलेक्शन की तरफ चले जाएं, और बगैर फसाद की तरफ इलेक्शन जाना है। मैं तो देखें आइडियली ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी जमातों को भी एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट को भी स्पेस देनी चाहिए, ताकि हम एक स्मूथ फंक्शनिंग की तरफ वापस आए। पाकिस्तान में हमारे हालात ही नहीं है कि हम इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएं। एक अहम बात अभी की है कि जनरल ये जो है हमारे बाजवा साहब हैं, उन्हें इस बात का ये एहसास था कि किसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बग करके यहाँ से लीक्स हो सकती हैं, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बार बार उन्होंने कहा भी सही। तो क्या वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर ये अगेन जो था इमरान खान साहब, इन्होंने सीरियस क्यों नहीं लिया कि आर्मी चीफ आपको अगर ये बात बता रहा है, उसका खदशे का इजहार कर रहा है, तो खान साहब ने क्यों सीरियस नहीं लिया? या आप समझते हैं देयर वाज सम एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट के नहीं यार, कि अगर चीफ कह रहे हैं तो फिर ना ही करवाएं, कोई ये ना हो किसी और उसमें ना फंस जाए हम। तो व्हाट वाज द रीजन, क्यों प्राइम मिनिस्टर ने सीरियस नहीं लिया? सर नहीं, फ्रेंकली जब ये उन्होंने पहले कहा था, हमारा तो बहुत ट्रस्ट था एक दूसरे में, और वो कोई ऐसा इशू नहीं था, मिसट्रस्ट की बात नहीं थी। मेरा ये ख्याल है कि जैसे पाकिस्तान में हम हर वक्त फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं, और इस तरह के इश्यूज के ऊपर वैसे भी प्राइवेसी तो हम समझते ही कोई ना कोई जरूरत भी है। ये तो जब तक कोई बड़ा बंदा ना फंसे, हमारे यहाँ देखे ना शहरियों के फोन टैप होना, ये जो सेफ सिटीज हमने बनाए हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले रोज ये जो हमारी औरतों को फोन उनके ये सब टैपिंग करके ब्लैकमेलिंग के रैकेट्स बने हुए हैं, हमारे सोशल मीडिया पे रैकेट्स बने हुए हैं। वो तो चूंकि आम शहरी हैं, आम शहरी की पाकिस्तान में इज्जत ही नहीं है। खान साहब तो ये आपको फवाद आपको याद होगा, खान साहब तो अपने वजीरों को कहते होते थे, बल्कि तकरीरों में कहते थे, मुझे पता है आप लोग किससे क्या बात कर रहे हैं, टैपिंग तो उस वक्त ही हो रही थी। खान साहब को वर्बैटम जाते थे, आईबी उनको प्रोवाइड करती थी कि फवाद की रऊफ से क्या बात हुई, आमिर से क्या बात हुई, फलां से। खान साहब तो उस पर उन्होंने तकरीरों में कहा कि आप लोग जो गुफ्तगू करते हैं मेरे तक सारी पहुंचती है, मुझे पता होता है कि आप किससे राब्ते में नहीं है। तो खान साहब तो इस बात को प्रमोट कर रहे थे कि ठीक है जी, इंटेलिजेंस एजेंसी टैपिंग करती हैं, करते रहें, बल्कि उससे फायदा उठा रहे थे वो तो। नहीं, ये तो खैर देखें, हमने कौन सा सारे फैसले या सारी बातें हमारी सही तो नहीं होंगी ना, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, हमने भी बेशुमार गलतियां की होंगी। और लेकिन वैसे मेन क्या गलती की चौधरी साहब, इस वक्त थोड़े से जज्बाती हुआ है, मैं जरा फायदा उठा लूं, आपका क्या ख्याल है, सबसे बड़ी गलती क्या की आप लोगों ने सर इस तरह ये 3.5 सालों में? नहीं देखें, एक गलती से तो वो एक नहीं बनता, कोई गलतियां होती हैं, वो मेरा ख्याल है कि गलतियां जो हैं वो हमारी तरफ से हुई होंगी, गलतियां तो हुई हैं, लेकिन बहरहाल इसमें कोई शुबा नहीं है फ्रेंकली कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसमें इमरान खान के पाए का कौन आदमी है, कोई करीब भी नहीं है उसके। तो इसलिए जो भी है आपके साथ पुराने ताल्लुकात होने का ये मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ कि अभी जिस तरह के चौधरी फवाद को हम जानते हैं,
वो जो आवाज़ की खनक होती थी, वो एग्रेशन होता था ना, बड़े आप सॉफ्ट से नज़र आ रहे हैं, नरम गुफ्तार, मोहतात, बड़ी आवाज़ भी ढीली सी है। वो फवाद चौधरी वो किधर गुम गया है? पार्टी में भी यही नज़र आता है। वो जो था ना कि हम 2 महीने में इलेक्शन करा लेंगे और यूं कर देंगे, वो कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ में भी खनक कम नज़र आ रही है, आपकी आवाज़ में भी कम खनक नज़र आ रही है। क्या वजह है? मतलब सेंट्रल पंजाब का जट इतना क्यों सॉफ्ट हो गया, कहना ये चाहते हैं सर? इस तरह में आप समझें कि चीजें बेहतर हो रही हैं तो हम क्यों खराब करें? चलें, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर फ्रैंक टॉक। फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर दाखिला, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे।